1980 का दशक। मुंबई की हवा में सिर्फ समंदर की नमी नहीं थी, बल्कि अंडरवर्ल्ड के बारूद की महक भी तेजी से घुलने लगी थी। हाजी मस्तान करीम लाला और वरदराजन मुदलियार जैसे पुराने कद्दावर डॉनों का दौर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, और डोंगरी की तंग गलियों से एक नया महत्वाकांक्षी और बेहद खूंखार नाम उभर रहा था, दाऊद इब्राहिम। लेकिन हमारी आज की यह पूरी कहानी सिर्फ दाऊद के इर्द गिर्द नहीं घूमती। यह कहानी है डी कंपनी के उस सबसे बड़े वफादार और खतरनाक मोहरे की, जिसके सारे के बिना पूरी मुंबई में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। जुर्म की दुनिया में उसे लोग शकील बाबू मियां शेख उर्फ छोटा शकील के नाम से जानते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि जुर्म की इस खौफनाक दुनिया का यह बेताज बादशाह कभी मुंबई के व्यस्त और भीड़ भाड़ वाले नागपाड़ा इलाके में एक बेहद साधारण सा ट्रैवल एजेंट हुआ करता था। शकील वहाँ नेशनल ट्रैवल एजेंसी नाम की एक छोटी सी दुकान चलाता था। उसका रोज का काम था लोगों के पासपोर्ट बनवाना, कागजी कार्रवाई पूरी करना और खाड़ी के देशों के लिए एयर टिकट्स बुक करना। वह देखने में एक आम और सीधे साधे इंसान जैसा लगता था, लेकिन शकील के सपने इन कागजों और छोटी मोटी कमाई से कहीं ज़्यादा बड़े थे। वह सीधे रास्ते से मेहनत करके पैसे कमाने की मानसिकता वाला इंसान नहीं था। उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उस दौर में नागपाड़ा, डोंगरी और भिंडी बाजार जैसे इलाकों के युवाओं के सिर पर दाऊद इब्राहिम का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता था। शकील भी धीरे धीरे स्थानीय चोरों, तस्करों, जेब कतरों और सट्टेबाजों के सीधे संपर्क में आने लगा। उसने शुरुआत में बहुत छोटे स्तर पर काम किया, जैसे स्थानीय तस्करों के लिए सोने और चांदी के बिस्कुटों की खेप को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाना, या पुलिस की नज़रों से बचाकर अवैध सामान ठिकाने लगाना। शकील के पास एक बहुत ही खास हुनर था। वह बाहरी तौर पर बेहद शांत और गंभीर दिखता था, लेकिन जब वह कोई फैसला लेता था तो पूरी तरह से बेरहम और हिंसक हो जाता था। उसकी सी बेखौफ और क्रूर फितरत ने बहुत जल्दी उसे डी कंपनी के मुख्य गलियारों तक पहुंचा दिया, जहां से उसके जीवन का एक ऐसा खूनी रास्ता शुरू हुआ जिसने उसे पूरे देश का सबसे वांटेड अपराधी बना दिया। 80 के दशक के मध्य तक दाऊद इब्राहिम मुंबई अंडरवर्ल्ड का निर्विवाद सम्राट बन चुका था। उसका सिंडिकेट तेजी से फैल रहा था, और उसे अपने इस अवैध साम्राज्य को संभालने के लिए ऐसे नौजवानों की सख्त जरूरत थी जो दिमाग से बेहद तेज हों, आदेशों का पालन बिना किसी सवाल के करें, और सबसे बढ़कर जिनके खून में वफादारी कूट कूट कर भरी हो। इसी तलाश के दौरान दाऊद की पार की नज़र शकील बाबू मियां शेख पर पड़ी। शकील ने शुरुआत में सीधे दाऊद के लिए नहीं, बल्कि उसके छोटे भाई अनीस इब्राहिम के साथ काम करना शुरू किया था। शकील की वफादारी, काम करने का सटीक तरीका और सबसे महत्वपूर्ण रूप से उसका ठंडा दिमाग देखकर दाऊद इब्राहिम उससे बेहद प्रभावित हुआ। उस समय मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक और शकील पहले से ही सक्रिय था, जिसे लोग उसकी लंबाई के कारण शकील लंबू कहकर बुलाते थे। इसलिए कद में थोड़ा छोटे होने के कारण शकील बाबू मियां शेख को अपराध की दुनिया में एक नया नाम दिया गया, छोटा शकील। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह छोटा सा नाम आगे चलकर मुंबई की कानून व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों के लिए खौफ और आतंक का सबसे बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है। दाऊद ने छोटा शकील की काबिलियत और वफादारी को भांपते हुए बहुत जल्दी उसे डी कंपनी का चीफ ऑफ ऑपरेशन यानी मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त कर दिया। इसका सीधा मतलब यह था कि अब मुंबई के भीतर किसे जिंदा रखना है, किसे रास्ते से हटाना है, किस बड़े बिल्डर या व्यापारी से कितनी रंगदारी वसूलनी है, और समंदर के रास्ते आने वाली स्मगलिंग की खेपों को कैसे सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना है, यह सब कुछ पूरी तरह से छोटा शकील ही तय करता था। शकील ने अपनी तेज तर्रार कार्यशैली से बहुत ही कम समय में दाऊद के बचपन के पुराने दोस्तों, रिश्तेदारों और डी कंपनी के सीनियर वफादारों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। वह दाऊद इब्राहिम की परछाई बन चुका था। दाऊद अगर डी कंपनी का दिमाग था, तो छोटा शकील उसका सबसे मजबूत और घातक हाथ था, जो दाऊद के सिर्फ एक इशारे पर मुंबई की सड़कों को खून से लाल करने की ताकत रखता था। 12 मार्च 1993, यह वह खूनी तारीख है जिसने ना सिर्फ मुंबई को बल्कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाले अलग अलग व्यस्त इलाकों में सिलसिलेवार तरीके से 12 भीषण बम धमाके हुए। इन धमाकों में 250 से ज़्यादा बेगुनाह लोग मारे गए और 1000 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पूरा शहर धुएं, मलबे और चीख पुकार से भर गया था। इन धमाकों का मुख्य मास्टरमाइंड भले ही दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन थे, लेकिन इन धमाकों को अंजाम देने के लिए जो भारी मात्रा में RDX AK-47 राइफल्स और हैंड ग्रेनेड्स
समंदर के रास्ते रायगढ़ के तट पर उतारे गए थे। उसकी पूरी लॉजिस्टिक्स और ग्राउंड लेवल की प्लानिंग के पीछे छोटा सगील का ही सादर दिमाग काम कर रहा था। इन भीषण दिमागों के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों सीबीआई और मुंबई पुलिस ने डी कंपनी के पूरे साम्राज्य को नस्ताबूत करने के लिए भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और कड़ा ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस की इस भारी कार्रवाई और चौतरफा दबाव को देखकर दाऊद इब्राहिम और उसका पूरा मुख्य गैंग रातों रात मुंबई छोड़कर खाड़ी देश यानी दुबई भाग गया। दुबई में बैठकर उन्होंने कुछ समय तक अपना धंधा चलाया, लेकिन भारत सरकार के बढ़ते राजनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय कानून के शिकंजे के कारण दुबई भी उनके लिए अब सुरक्षित नहीं रह गया था। आखिरकार दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को एक नए सुरक्षित ठिकाने की जरूरत पड़ी और उन्हें पनाह मिली पाकिस्तान के कराची शहर में। कराची के सबसे महंगे और आलीशान इलाके क्लिफ्टन में छोटा शकील को एक बेहद सुरक्षित और बड़ा बंगला दिया गया। यहाँ उसे न सिर्फ रहने की जगह मिली, बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और वहाँ की सेना का सीधा और पुख्ता संरक्षण प्राप्त हुआ। मुंबई की तंगलियों से भागा हुआ एक मामूली ट्रैवल एजेंट अब एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क और ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट की सबसे मुख्य रीढ़ की हड्डी बन चुका था। वह भले ही भारत की सीमा से हजारों किलोमीटर दूर बैठा था, लेकिन मुंबई की रग-रग से वाकिफ होने के कारण उसका रिमोट कंट्रोल अब भी भारत के आर्थिक दिल यानी मुंबई पर पूरी तरह से काम कर रहा था और वहां से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को लगातार खुली चुनौती दे रहा था। 90 के दशक के आखिरी सालों में जब छोटा शकील कराची में सेटल हो गया, तो उसने भारत की सबसे चमकीली और ग्लैमरस इंडस्ट्री की तरफ अपना रुख किया, यानी बॉलीवुड। कराची के अपने सुरक्षित ठिकाने पर बैठकर शकील मुंबई के बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर्स, टॉप प्रोड्यूसर्स और मशहूर एक्टर्स को सीधे फ़ोन करता था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे शब्दों में धमकी देता था कि भाई को चुपचाप तय रकम पहुंचा दी जाए, वरना तुम्हारी अगली फिल्म कभी सिनेमाघरों का मुंह नहीं देख पाएगी और तुम्हारी जिंदगी का सफर वहीं खत्म हो जाएगा। छोटा शकील का खौफ इस कदर बॉलीवुड पर हावी हो चुका था कि फिल्म इंडस्ट्री के बड़े से बड़े सुपरस्टार और मेकर्स उसके सिर्फ एक फोन कॉल की घंटी सुनते ही थर थर कांपने लगते थे। जो कोई भी उसकी इस जबरन वसूली की बात को मानने से इनकार करता या पुलिस के पास जाने की हिम्मत दिखाता, उसे छोटा शकील के मुंबई में बैठे शूटर सीधे मौत के घाट उतार देते थे। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की सरेआम निर्मम हत्या और मनीषा कोइराला के सेक्रेटरी अजीत दीवानी की गोली मारकर हत्या किए जाने जैसी घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इन वारदातों ने यह पूरी तरह साफ कर दिया था कि शकील हवा में बातें नहीं करता, जो वह कराची से कहता है उसे मुंबई की सड़कों पर अंजाम दे देता है। इस खौफ के कारण बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों की फाइनेंसिंग सीधे तौर पर छोटा शकील के जरिए हवाला नेटवर्क से संचालित होने लगी थी। इसी दौर में डी कंपनी के भीतर एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक विभाजन हुआ। 1993 के मुंबई धमाकों के बाद दाऊद के पुराने साथी छोटा राजन ने खुद को इस देशद्रोही कृत्य से अलग कर लिया और दाऊद का साथ छोड़कर अपना एक अलग गैंग बना लिया। राजन ने खुद को एक देशभक्त डॉन के रूप में पेश किया, जिसने सीधे तौर पर डी कंपनी के धंधे को चोट पहुंचाई। अब छोटा राजन और छोटा शकील के बीच एक बेहद खूनी और अंतहीन गैंग वॉर शुरू हो चुकी थी। शकील ने कसम खाई थी कि वह दाऊद के साथ गद्दारी करने वाले छोटे राजन को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर जिंदा नहीं छोड़ेगा। साल 2000 में छोटा शकील को खुफिया जानकारी मिली कि छोटा राजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में छुपा हुआ है। शकील ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद शूटरों की एक टीम बैंकॉक भेजी। एक रात शकील के शूटरों ने बैंकॉक के एक होटल के कमरे में छोटा राजन को पूरी तरह से घेर लिया। वहाँ ताबड़तोड़ और अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। इस भयानक हमले में छोटा राजन का सबसे करीबी जोड़ीदार रोहित वर्मा मौके पर ही मारा गया और राजन खुद भी कई गोलियां लगने के कारण गंभीर रूप से जख्मी हो गया। लेकिन वह बेहद नाटकीय तरीके से होटल की खिड़की से कूदकर भागने में सफल रहा। शकील इस बात से बुरी तरह तिलमिला उठा कि उसका सबसे बड़ा शिकार हाथ आते आते बच गया। यह दुश्मनी इसके बाद भी अगले 2 दशकों तक लगातार चलती रही और दोनों तरफ से कई लाशें गिरी। जैसे जैसे वक्त का पहिया आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे तकनीक और सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा भी कसता गया। साल 2010 के बाद से मुंबई के बिजनेसमैन और बॉलीवुड हस्तियों के पास आने वाले छोटा शकील के वो कुख्यात फ़ोन कॉल्स धीरे धीरे बहुत कम और फिर लगभग बंद से हो गए। फिर साल 2017 के आखिरी महीनों में अंडरवर्ल्ड के गलियारों और अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के बीच एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स और खुफिया सूत्रों के हवाले से यह बड़ा दावा किया गया कि डी कंपनी के सबसे खतरनाक
ऑपरेशन हेड छोटा शकील की जनवरी 2027 में ही पाकिस्तान के कराची शहर में मौत हो चुकी है। इस कथित मौत को लेकर आज भी कई तरह के गहरे रहस्य और अलग अलग थ्योरी मौजूद हैं। कुछ सूत्रों का कहना था कि शकील को दिल का दौरा पड़ा था जिसके कारण उसकी मौत हुई, जबकि अंडरवर्ल्ड के कुछ अंदरूनी दावों के अनुसार दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के साथ बढ़ते मतभेदों और डी कंपनी पर वर्चस्व की लड़ाई के कारण पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने खुद शकील को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ताकतवर, बेकाबू और उनके लिए एक बड़ी लायबिलिटी बनता जा रहा था। इन रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उसकी मौत की खबर को पूरी तरह गुप्त रखा गया और उसकी लाश को कराची के ही किसी सुनसान और अज्ञात कब्रिस्तान में एक फर्जी नाम से दफना दिया गया ताकि डी कंपनी का नेटवर्क कमजोर ना पड़े। लेकिन क्या यह पूरी कहानी वाकई सच है? भारतीय खुफिया एजेंसियां आज भी इस मौत के दावे को पूरी तरह से सच नहीं मानती। उनके अनुसार यह भारतीय कानून और इंटरपोल से बचने के लिए डी कंपनी द्वारा फैलाई गई एक बहुत बड़ी साजिश या अफवाह भी हो सकती है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की आधिकारिक वेबसाइट पर आज भी छोटा शकील के खिलाफ जारी किया गया रेड कॉर्नर नोटिस पूरी तरह से एक्टिव है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के आधिकारिक रिकॉर्ड्स में शकील बाबू मियां शेख आज भी एक मोस्ट वांटेड भगोड़ा और जीवित अपराधी है। वह चाहे कराची की किसी गुमनाम कब्र में हमेशा के लिए दफन हो चुका हो या फिर दुनिया के किसी अनजान कोने में नया चेहरा और नई पहचान बदलकर आज भी भारत के खिलाफ कोई नया खूनी जाल बुन रहा हो, एक बात पूरी तरह से साफ है, छोटा शकील ने अपराध के काले इतिहास में क्रूरता, आतंक और वफादारी का एक ऐसा स्याह अध्याय लिखा है जिसे मुंबई और भारत का कानून कभी नहीं भूल पाएगा। तो दोस्तों, यह था छोटा शकील का नागपाड़ा से कराची तक का पूरा खूनी सफर। आपको क्या लगता है, क्या छोटा शकील सचमुच इस दुनिया से जा चुका है या फिर यह सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अंडरवर्ल्ड की कोई बहुत बड़ी चाल है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। अगर आपको अंडरवर्ल्ड के इतिहास पर बनी हमारी ये खोजी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ आपको भी मिलती रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।